हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। आज है 28 अप्रैल और स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस। और इस सेशन में हम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और बाकी सारे सोर्सेज से इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स को एनालाइज करेंगे। बिना देरी के शुरू करते हैं हमारे पहले आर्टिकल के साथ, जो है उत्तराखंड में फॉरेस्ट फायर्स से रिलेटेड। हुआ कुछ यूँ कि 140 हेक्टेयर से भी ज़्यादा जो फॉरेस्ट था उसमें आग लग गई। अब ऐसे इंस्टेंसेस क्या है ना, क्लाइमेट चेंज वगैरह की वजह से वैसे भी बढ़ते जा रहे हैं। हम न्यूज़ पढ़ते रहते हैं, कभी कहीं पे आग लग रही है, कभी कहीं पे। और रीजंस काफ़ी सारे हो सकते हैं, नेचुरल हो सकते हैं, जैसे कि वहाँ पे ड्राइनेस ज़्यादा थी, या बाकी वेदर फिनोमेना, या फिर ह्यूमन इंड्यूस्ड हो सकते हैं, जैसे कि कोई शिफ्टिंग कल्टिवेशन वगैरह करते हैं, उस टाइम कोई ज़्यादा आग पकड़ लेता है, तो वो सारे रीजंस भी हो सकते हैं। उत्तराखंड में रीज़न ये था कि कोई इंडिविजुअल था एंड जिन्हें ग्रेजिंग के लिए लैंड क्लियर करनी थी, तो उस कारण वहाँ पे आग लगी और उससे रिलेटेड अरेस्ट किया जा चुका है। एंड उस फॉरेस्ट फायर को भी बुझाने के सारे एफर्ट्स लिए गए, लेकिन हमारे लिए थोड़ा बहुत पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉरेस्ट फायर से रिलेटेड, तो इसलिए पढ़ते हैं। सो एफर्ट्स वर मेड टू combat it and arrest made for intentionally setting fire, including one individual attempting to clear land for grazing। ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया कि फॉरेस्ट फायर जो होते हैं, ना कि वाइल्ड फायर्स, इट कैन बी नेचुरल और ह्यूमन इंड्यूस्ड। नेचुरल कॉजेज़ जैसे कि ड्राई वेदर हो गया, या लाइटनिंग हो गई, या वॉल्केनोज वगैरह, इन सब की वजह से जो है फॉरेस्ट्स में आग लग सकती है। ह्यूमन फैक्टर्स की बात करें तो जैसे मैंने बताया था, शिफ्टिंग कल्टिवेशन की वजह से, या फिर सिगरेट्स को जो डिस्कार्ड कर देते हैं, या फिर कुछ इक्विपमेंट वगैरह, मशीन्स वगैरह, उसमें से कुछ स्पार्क निकल जाए, उससे भी आग पकड़ लेती है कभी कभार। तो इन सब के लिए ज़रूरी है कि प्रॉपर अर्ली वार्निंग सिस्टम्स इंस्टॉल्ड हो, ताकि ये चीज़ें पहले ही डिटेक्ट की जा सकें और ऐसे इंस्टेंसेस को कम किया जा सके। और इसके लिए साथ में और क्या ज़रूरी है कि भाई आसपास जो भी लोग रहते हैं उनका प्रॉपर कोलैबोरेशन हो, ताकि ऐसे इंस्टेंसेस को मिनिमाइज़ किया जा सके। तो बस इतना ही था इस वाले न्यूज़ में। आई होप आपको समझ में आया हो। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आता है सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर टाइगर लैंडस्केप कॉन्फ्रेंस। नाम से समझ में आ रहा है कुछ टाइगर से रिलेटेड है। बेसिकली टाइगर को कैसे कंजर्व किया जा सकता है उससे रिलेटेड, उसके लिए सस्टेनेबल फाइनेंस कैसे इंश्योर कर, इससे रिलेटेड हुई कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किसने की, तो वो की भूटान की गवर्नमेंट ने। किसके साथ? टाइगर कंजर्वेशन कोलिशन के साथ इन्होंने कॉन्फ्रेंस होस्ट की। काफ़ी सारे नेशंस ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया and it was for conserving tigers and their habitats across Asia। एशिया में कैसे हैबिटाट्स, टाइगर्स की हैबिटाट्स को और टाइगर्स को कैसे कंजर्व किया जा सकता है, उससे रिलेटेड ये कॉन्फ्रेंस थी। इट सीक्स टू मोबिलाइज द अमाउंट ऑफ $1 बिलियन ओवर 10 ईयर्स। अगले 10 सालों में कैसे $1 बिलियन अमाउंट मोबिलाइज करना है, उसके लिए कॉन्फ्रेंस था। एंड इट वॉज अटेंडेड बाय सेवरल नेशंस, जिसमें कि हमारा भारत भी एक था। ठीक है। इसके अलावा इट कल्मिनेटेड विद द पारो स्टेटमेंट बाय द रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान फॉर टाइगर कंजर्वेशन। ऑलराइट, ये एक स्टेटमेंट के साथ कंक्लूड हुई ये पूरी कॉन्फ्रेंस, जो कि भूटान गवर्नमेंट के द्वारा थी फॉर टाइगर प्रिजर्वेशन। It also acknowledged the tiger as the emblematic species of Asia, revered cultural and spiritual symbol। टाइगर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशी हो जाता है हमारे एशिया में। इनफैक्ट उसका कल्चरल और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस भी है, तो इसलिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है उन्हें कंजर्व करना। और हमारे इंडिया की बात करें तो उसमें भी काफ़ी सारे एफर्ट्स हम लगाते रहते हैं कि कैसे इनकी पॉपुलेशन को और बढ़ाया जाए। इसमें से एक है प्रोजेक्ट टाइगर, जो कि स्टार्ट कब हुआ था? 1972
3 में। ऑल राइट, बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज़ की तरफ, जो है आर्टिकल 244A से रिलेटेड। अब यह आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्यों रहा न्यूज़ में, उसके लिए चलते हैं आसाम की तरफ। आसाम में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, दीफू कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसमें कैसे रीजन्स आते हैं, कार्बी आंगलोंग हो गया या दीमा हसाओ हो गया, वो सारे रीजन्स आते हैं इसमें। और ये एक ट्राइबल एरिया है, यहाँ पे काफ़ी सारे ट्राइबल रहते हैं। इट इज़ अ ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया इन आसाम। और ये जो एरिया है अंडर 6th शेड्यूल गवर्न होता है। 6th शेड्यूल मतलब कि जिसके थ्रू आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम, इन 4 स्टेट्स में ट्राइबल एरियाज़ के गवर्नेंस से रिलेटेड जो रूल्स हैं वो 6th शेड्यूल में दे रखे हैं। क्योंकि ये ट्राइबली डोमिनेटेड एरियाज़ हैं तो उन्हें ज़्यादा ऑटोनॉमी देनी पड़ती है, उनके अपने अलग रूल्स होते हैं, तो इसलिए ये सारे जो मैंने नाम बताए वो गवर्न होते हैं शेड्यूल 6 के थ्रू। और अभी चल रहे हैं इलेक्शन में पॉलिटिकल पार्टीज बात कर रही हैं कि भाई हम अगर पावर में आ जाते हैं तो हम इम्प्लीमेंट करेंगे आर्टिकल 244A इन दिस पर्टिकुलर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी विच इज़ दीफू लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो कि एक ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया है। क्वेश्चन आता है आर्टिकल 244A है क्या। बेसिकली ये वाला आर्टिकल एम्पावर करता है पार्लियामेंट को टू इस्टेब्लिश एन ऑटोनॉमस रीजन विद इन द स्टेट। किसी स्टेट के किसी पार्ट में या फिर काफ़ी सारी जगह ऑटोनॉमस रीजन क्रिएट किया जा सकता है। और इस प्रोविज़न को ऐड किया गया था बाय 22nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1969। अब मुद्दा उठता है कि अभी भी तो ये शेड्यूल 6 में आ रहे थे ना, यानी कि इनके पास इनके गवर्निंग के लिए अलग से डिसेंट्रलाइज्ड काउंसिल्स होती थी, तो ये फिर ये अलग से आर्टिकल 244A क्यों, इसका प्रॉमिस क्यों किया जा रहा है। तो वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर प्रोविजंस और ज़्यादा एडवांस्ड होंगे देन 6th शेड्यूल। बेसिकली ये एक तरीके का ऑटोनॉमस रीजन होगा जिसमें कि देयर कैन बी अ सेपरेट गवर्निंग बॉडी लाइक अ लेजिस्लेचर और अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और बोथ। इनकी अपनी लेजिस्लेचर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी या फिर दोनों होंगे। Hence it is more advanced than the current 6th schedule for these areas। क्योंकि 6th शेड्यूल में क्या होता है ना, जो गवर्निंग काउंसिल्स बनती है उनके पास लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड पावर नहीं होती। दे डू नॉट हैव लॉ एनफोर्समेंट पावर और उनकी जो फाइनेंशियल अथॉरिटी है वो भी लिमिटेड है। लेकिन ये जो आर्टिकल 244A है इसके थ्रू इनके पास प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर पावर जो है आ जाएगी। फाइनेंशियल अथॉरिटी जैसी पावर, अलग अलग पावर्स भी थोड़ी ज़्यादा होंगी। तो इसलिए वहाँ के लोग डिमांड करते हैं कि आप आर्टिकल 244A को जो है प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करो और इस एरिया को प्रॉपर एक ऑटोनॉमस रीजन बनाओ। तो इसी वजह से पॉलिटिकल पार्टीज़ कह रही हैं भाई आप हमें पावर में लाओ, हम इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। और इसी वजह से ये पूरा मुद्दा जो है न्यूज़ में रहा। अभी कोई आज की बात नहीं है कि भाई आज से डिमांड उठना स्टार्ट हुई हो। दिस क्वेस्ट फॉर ऑटोनॉमी इन द हिल एरियाज ऑफ असम डेट्स बैक टू 1950s। 1950 से ये डिमांड उठ रही है, जिसकी वजह से 1972 में एक मेघालय भी बना था, अलग से एक पूरा स्टेट बना दिया गया। लेकिन फिर भी कार्बी आंगलोंग का जो रीजन था उन्होंने चूज़ किया कि भाई हम असम में ही रहेंगे, बिकॉज उन्हें लगा था कि अभी आर्टिकल 244A जब इम्प्लीमेंट होगा तो हमें ज़्यादा पावर वैसे भी मिल जाएगी, तो इसलिए ये असम में ही रहे। लेकिन अभी तक ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। हालांकि काफ़ी सारे एग्रीमेंट्स हुए थे उस टाइम के बाद जिससे कि और ज़्यादा ऑटोनॉमी दी गई, उन्हें अलग अलग पावर्स दी गई। लेकिन आर्टिकल 244A अभी भी इम्प्लीमेंट होना बाकी है अच्छे से। तो उसी से रिलेटेड ये पूरी न्यूज़ थी। आई होप आपको आई हो समझ। बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं ट्रांसशिपमेंट पोर्ट की तरफ। बेसिकली इंडिया का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट जिसका नाम है विजिंजम पोर्ट इन केरला, जो कि केरला के एकदम साउथ में विजिंजम नाम की जगह है। वहाँ पे एक पोर्ट है जो कि अडानी ग्रुप के द्वारा पूरा कंप्लीट किया गया है, उसे अप्रूवल मिल चुका है। एंड इट विल बी इंडियाज़ फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। प्रोजेक्ट चल तो 2015 से रहा था,
और इससे हमारे मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि इससे लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जो है वो काफ़ी कम हो जाएगी, क्योंकि अभी हमारे पास जो प्रॉपर डीप वाटर पोर्ट होते हैं वो नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है ना कि बाहर से कोई भी अगर शिप आ रहा है अपना सामान लेके, उन्हें पहले दूसरे बड़े बड़े पोर्ट्स पे, जैसे कि श्रीलंका का पोर्ट हो गया, वहाँ पे जाना पड़ता है, फिर वहाँ से छोटे शिप्स में कार्गो को, गुड्स को ट्रांसफ़र करके फिर उसको छोटे शिप को इंडिया में लाया जाता है, जिसकी वजह से कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाती है लॉजिस्टिक्स वगैरह की। तो ये एक प्रॉब्लम की बात थी, और वो प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाएगी जब हमारा अपना ही खुद का एक बड़ा पोर्ट इस्टेब्लिश हो जाएगा। मुद्दे की बात ये आती है कि ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है क्या, इसको ट्रांसशिपमेंट क्यों बोल रहे हैं? वो इसलिए बिकॉज इट इज़ गोना बी kind of a transit hub where cargo from one ship is transferred to another ship on the way to its final destination। मतलब कि मान लो कोई बहुत बड़ा शिप आ रहा है जिसमें बहुत सारा गुड्स है, और अलग अलग नेशंस के लिए, जैसे कि श्रीलंका के लिए हो गया, इंडिया के लिए हो गया, या म्यांमार वगैरह बाकी के जो नेशंस हो गए उनके लिए हो गया। तो एक बड़े शिप में आता है, फिर उससे छोटे छोटे शिप्स में ट्रांसफ़र किया जाता है, तो वो काम यहाँ पे हो सकेगा। इसलिए वो कहते हैं ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, मतलब ये फाइनल डेस्टिनेशन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे जो है गुड्स को दूसरे शिप्स में ट्रांसफ़र करके हम बाकी जगह भेज सकेंगे। और इससे होगा यूँ कि इट विल रिड्यूस लॉजिस्टिक्स एंड शिपिंग कॉस्ट फॉर आवर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स एंड रिड्यूस आवर डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्रीज़ पोर्ट्स। अभी तक जो बाकी कंट्रीज़ के पोर्ट्स हमें यूज़ करने पड़ रहे थे वो नहीं होगा। और तो और इसकी लोकेशन काफ़ी स्ट्रैटेजिक है, जैसे कि हमारा जो ये इंडिया होता है, यहाँ पे आता है केरला, उसके एकदम साउथ में इस जगह आता है विजिंजम। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट सी ट्रेड रूट जो है उसके बीच पड़ रहा है। जैसे कि आपको पता होगा, थोड़ा बहुत देखा हो तो इस साइड थोड़ा स्ट्रेट ऑफ मलक्का आता है, और यहाँ पे सुएज़ कैनाल होता है। तो यहाँ से ऐसे जो शिप्स जाते हैं उनके लिए काफ़ी मेजर हब बन जाएगा, जहाँ पे शिप्स रुक सकते हैं, आ सकते हैं और अपना सामान ऑफलोड कर सकते हैं बाकी शिप्स में भी, या फिर इंडिया के लिए जो सामान आ रहा है वो भी लाया जा सकता है। ठीक है, सो इट इज़ लोकेटेड स्ट्रैटेजिकली बिटवीन द सुएज़ कैनाल एंड द स्ट्रेट ऑफ मलक्का। इट विल पुट इंडिया ऑन द मैप ऑफ ग्लोबल सी ट्रेड। सो आई होप आपको समझ में आया हो। इतना ही था आज के सेशन में। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।